हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स रहे उसके अंदर हमने देखा कि सोशल इन्वेस्टिगेशन जो होता है, सोशल रिसर्च जो होता है, सामाजिक अनुसंधान जो होता है ना, तो सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता क्या होती है, उसकी समस्याएं क्या क्या है, प्रॉब्लम्स हमने देखी थी। अब आज के लेक्चर में हम उसके जो प्रकार होते हैं, उसके जो टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक शोध होते हैं, जितने भी सोशल रिसर्च होते हैं, उसमें जो आधार होते हैं उनके स्टडी के, है ना, अध्ययन आधार जो होते हैं, स्टडी के जो बेस होते हैं, वो बहुत अलग अलग होते हैं। और कुछ जो रिसर्च कार्य किए जाते हैं, रिसर्च वर्क जो किए जाते हैं, वो क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए किए जाते हैं, कुछ हमारे को नॉलेज गेन करने के लिए किए जाते हैं, नॉलेज में प्रोग्रेस करने के लिए किए जाते हैं। और कुछ जो होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस होती है उनको बनाना और उन हाइपोथेसिस को सही प्रूव करना, प्राकल्पनाएं जो होती है उनको सही प्रूव करना। तो कोई भी जो रिसर्च की जाती है उसका जो मेन एम होता है, लक्ष्य होता है, वो कोई भी जो घटना होती है उसका चित्रण करना, है ना, उसको पिक्चराइज करना, या जो भी सोशल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना, कि जो भी हमारे सामने सोशल प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सॉल्यूशन के लिए, सोशल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन के लिए कौन सा विकल्प बेस्ट रहेगा, कौन सा अल्टरनेटिव है जिससे ये सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, तो जो सामाजिक नियोजन होते हैं, सोशल प्लानिंग होती है, उनमें चेंजेस के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए, या जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं ना, कल्याण काम कार्य जो होते हैं या डेवलपमेंट के जो काम होते हैं, उनके जो वो सक्सेसफुली रन कर सके, उसके लिए ये जो अनुसंधान होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। तो अब उसके लिए हम ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उसके प्रकार जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर एक एक को हम अच्छे से देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहला होता है अन्वेषणात्मक शोध। इसे कहते हैं निरूपणात्मक शोध, मीन्स एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च। ठीक है, सेकंड होता है वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, थर्ड होता है परीक्षणात्मक शोध, जिसको प्रयोगात्मक भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, देन फिर फोर्थ होता है विशुद्ध शोध, प्योर रिसर्च। ओके, एंड फिफ्थ होता है अप्लाइड रिसर्च, व्यावहारिक शोध। सिक्स्थ होता है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। और लास्ट हमारा होता है इवैल्यूएशन रिसर्च, मूल्यांकन शोध। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ 7 टाइप के शोध हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इन 7 जो ये रिसर्च होती है, टाइप्स जो है रिसर्च के, उनके बारे में देखेंगे। उसमें आज हम अन्वेषणात्मक शोध क्या होता है उसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जो अन्वेषणात्मक शोध होता है, ठीक है, जिसको हम निरूपणात्मक भी कहते हैं। एक तो इसका नाम है अन्वेषणात्मक और एक इसको हम निरूपणात्मक भी कहेंगे। हम इसको निरूपणात्मक शोध भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अन्वेषणात्मक कहें तो भी, निरूपणात्मक कहें तो भी, ये एक ही बात होती है। इसको हम देखते हैं किस तरीके से निरूपणात्मक शोध क्या होता है, अन्वेषणात्मक शोध क्या होता है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि जब शोधकर्ता कोई भी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है, क्या है जो रिसर्चर है वो क्या करता है, कोई भी सामाजिक घटना जो होगी उसके पीछे के जो कारण होते हैं उनको वो ढूंढना चाहता है, उनको वो सर्च करना चाहता है। किसके लिए? ताकि समस्या के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के संबंध में उसको क्या हो सके, ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, कोई भी शोधकर्ता जो होता है वो कोई सामाजिक घटना होती है, उसके पीछे जो कारण होते हैं उनको ढूंढ निकालना चाहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो समस्या है उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक जो पक्ष होते हैं उनके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे अन्वेषणात्मक अध्ययन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अन्वेषणात्मक अध्ययन, अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। अब इस तरीके के जो शोध होते हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? किसी भी समस्या के संबंध में क्या करना? प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना
और प्राकल्पना का निर्माण करना और रूपरेखा तैयार करना। सबसे पहले क्या है उसके अध्ययन का उद्देश्य क्या है? समस्या के संबंध में प्राथमिक जानकारी क्या है? प्रॉब्लम जो है समस्या के संबंध में क्या है? नॉलेज लेना, जानकारी लेना। सबसे पहला काम तो ये जानकारी लेना, ठीक है। जानकारी लेने के बाद में क्या है? प्राकल्पना का निर्माण करना और अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना। फिर क्या है? फर्स्ट तो क्या है? जानकारी लेना। सेकंड हम क्या बात करेंगे कि हाइपोथेसिस जो होती है प्राकल्पना तैयार करना, और तीसरा क्या है? अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना। फिर स्टडी का स्ट्रक्चर जो होता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो रूपरेखा तैयार करना, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है कि समस्या जो होती है उसकी प्राथमिक जानकारी, प्राइमरी नॉलेज लेना, प्राकल्पना का निर्माण करना, है ना, प्राकल्पना निर्माण करना, और उसके बाद में क्या है? उसके बाद में अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। तो अन्वेषणात्मक जो शोध होता है वो कोई भी जो स्पेशल अध्ययन किया जाता है उसके लिए हाइपोथेसिस तैयार करना और उससे संबंधित जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उनके लिए ये जरूरी होता है। अब हम ये देखते हैं, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ये देखें कि हम अगर ये जानना चाहते हैं कि जो यंगस्टर्स होते हैं, जो युवक होते हैं, वो ऑड सा बिहेव क्यों करते हैं, या वो अपराधी व्यवहार के लिए उनके अपराधी व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार है, वो अलग सा बिहेव क्यों करते हैं, वो ऑड सा बिहेव क्यों करते हैं, या अगर वो अपराधी हो गए हैं, अगर वो क्राइम के दलदल में फंस गए हैं या वहां चले गए हैं, तो उनका रीजन क्या है उसका, तो ये हम पता इससे कर सकते हैं। ओके, तो ये है अन्वेषणात्मक शोध जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो शोध होता है कौन सा, हम अन्वेषणात्मक शोध की बात कर रहे हैं, और इसके लिए ये देखेंगे हम कि अन्वेषणात्मक शोध सफल हो सके, वो सक्सेसफुल हो सके, उसके लिए कौन सी दशाएं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संबद्ध साहित्य का अध्ययन। संबद्ध साहित्य का अध्ययन कहने का मतलब रिव्यू टू, क्या है? संबद्ध साहित्य का अध्ययन, रिव्यू टू पर्टिनेंट लिटरेचर, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, विषय से संबंधित जो प्रकाशित और अप्रकाशित साहित्य होते हैं, उनका अध्ययन इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। कि जो पब्लिश और नॉन पब्लिश जो लिटरेचर होते हैं, है ना, उनका जो स्टडी किया जाता है वो इसकी पहली प्रायोरिटी होती है। और इसकी कमी में क्या होता है, हम सब्जेक्ट को सही तरीके से नहीं समझ सकते और न ही हम हाइपोथेसिस तैयार कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड जो साहित्य होता है उसके डीप नॉलेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी डीप स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा लेबर, टाइम और खर्चा, दोनों चीजें, सब चीज बचेगी। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि एक शोध सक्सेसफुल हो, उसके लिए क्या हो, जो पब्लिश और नॉन पब्लिश जो लिटरेचर होते हैं उनकी स्टडी करना, जिससे हम हाइपोथेसिस बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकेंगे। देन फिर एक्सपीरियंस सर्वे, अनुभव सर्वेक्षण। सेकंड दशा क्या हो, अनुभव सर्वेक्षण। सब्जेक्ट से रिलेटेड अनुभव रखने वाले जो लोग होते हैं उनका पता लगाना चाहिए, अध्ययन के लिए उनको चूज करना चाहिए, उनका चुनाव करना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, और उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनके जो अनुभव होते हैं, उनसे लाभ उठाना चाहिए, उनसे बेनिफिट लेना चाहिए। इस प्रकार से ये शोध में बहुत जरूरी है। क्या है, अनुभव सर्वेक्षण। कभी कभी क्या होता है कि एजुकेशन की कमी की वजह से, या जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, या और कोई अदर रीजंस होते हैं, या कुछ अनुभव जो होते हैं वो हमको नहीं मिल सकते, या हम उनको रिटर्न में नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हमको ढूंढना है जो अनुभवी हो, उस विषय का ज्ञाता हो। क्या हो, अनुभवी व्यक्ति ढूंढना है हमको, ठीक है। व्यक्ति अनुभवी होगा, विषय का ज्ञाता होगा, तो क्या होगा,
उससे हमको एक्सपीरियंस हो जाएगा। देन फिर हम देखते हैं सही सूचनाओं का चुनाव, कि अब क्या जरूरी है कि सही जो सूचनाएं होती है वो मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमको, कि शोध जो होता है क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रेस्पोंडेंट्स, कि शोध की सक्सेस, शोध हमारा सक्सेसफुल रहे, शोध की सफलता हो, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ऐसे सूचनादाता सेलेक्ट किए जाएं, ऐसे जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको हमको चूज करना है जिनसे सब्जेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। क्या हो सके, महत्वपूर्ण हमको जानकारी मिल सके। क्या मिल सके हमको, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और ये जो नॉलेज हमको मिलता है, ये जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी स्टडी के लिए। तो जो सूचनादाता होते हैं उनका सिलेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से किया जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल लें इसके अंदर, तो हम ये देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत जो होती है उनका अध्ययन करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड में जो सरपंच होते हैं, जो पंच होते हैं, जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, कोई वर्कर्स होते हैं, उन सबको हम इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में भी उन लोगों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट रूप से ग्राम पंचायत से जो संबंधित नहीं होते हैं उनको इनडायरेक्ट वाले में हम ले सकते हैं। लेकिन इनके पास, जिनके पास इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जानकारी होती है, उनको इसमें हमको इंक्लूड जरूर करना है। ऐसे जो पर्सन होते हैं उनमें वो जो गांव होता है उसके स्कूल टीचर्स जो होते हैं, उसके जो दूसरे अदर जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, या गांव के कुछ अदर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो है ना, जो समझदार होते हैं, उनको इसमें हम ले सकते हैं और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज हम इसके अंदर ले सकते हैं। ओके, तो सूचनाएं हमको कहाँ से मिलेगी, महत्वपूर्ण जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी, सही सूचनादाता का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक जो शोध है वो सक्सेसफुल हो सके। देन फिर हम बात करते हैं उपयुक्त प्रश्न पूछना, कि प्रॉपर क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, कि जो शोध कार्य किया जाता है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए वो शोध कार्य सफल होगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो सोर्स, जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है ना, जो सूचना प्राप्ति है, उसके लिए क्वेश्चंस बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली पूछने चाहिए, या केयरफुली बनाने भी चाहिए प्रश्नावली के लिए। और साथ में क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट मेथड से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ताकि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारे शोध का विषय है, उससे रिलेटेड हमको सारी जानकारियां मिल जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंपॉर्टेंट सूचनाएं हम नहीं ले सकेंगे। तो सब्जेक्ट जो होता है, हमारा विषय जो होता है, उससे संबंधित, है ना, विषय से रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। उपयुक्त प्रश्न कहने का मतलब ये है कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसकी हमको पूरी जानकारी मिल जाए। क्या हो जाए, जो अध्ययन किया जा रहा है, जो स्टडी की जा रही है, उसका पूरा नॉलेज हमको मिल जाए। ओके, देन फिर लास्ट है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण, मींस एनालिसिस ऑफ इनसाइड स्टिमुलेटिंग केसेस। मतलब सब्जेक्ट के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, इस विषय के जो विभिन्न पहलू होते हैं, उनके बारे में जो शोधकर्ता होता है उसका जो नॉलेज होता है वो लिमिटेड होता है। ऑब्वियस है ना, कि शोधकर्ता का उस वक्त पहले ही उसका जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, पहले तो ज्ञान क्या होता है, सीमित होगा। ऑब्वियस है, उसको पूरी जानकारी नहीं है, तभी तो उसने उस सब्जेक्ट को लिया है और उसके बारे में वो जानना चाहता है। इसी कमी को दूर करने के लिए ये जरूरी है कि जो एस्पेक्ट्स वो लेता है उनका बहुत डीप अध्ययन और विश्लेषण करें। क्या करना है, जो आवश्यक पहलू होते हैं उनका गहनता से और अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। जो आवश्यक पहलू होते हैं, क्या होते हैं, जो आवश्यक पहलू है उनका गहन, मतलब डीप स्टडी करनी है और विश्लेषण करना है, उनको एनालाइज भी बहुत अच्छी तरीके से करना होता है। अब सारे पक्ष जो होते हैं उनको उजागर करना हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है,
कि जितने भी होते हैं उसके लिए जो घटनाएं घटी है उनका पूरा हमको नॉलेज चाहिए, तो हमको सूक्ष्म अवलोकन किया जाना है। क्या करना है? माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना है हमको, है ना। तो हमको क्या जरूरी है? सूक्ष्म अवलोकन इसके लिए जरूरी होता है। ओके, माइक्रो ऑब्जर्वेशन हमको करनी है। और ऐसा करने से क्या होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बहुत अच्छी तरीके से हमको क्या होता है, स्टिमुलेट जो नॉलेज होता है वो मिल जाता है। और ये एक शोध जो होता है उसकी सफलता के लिए, है ना, शोध की सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, तो हमने ये देखा कि शोध जो होता है उसकी सफलता के लिए क्या जरूरी है। क्या है जरूरी है कि जो रिलेटेड जो लिटरेचर होता है उसको पढ़ना, एक्सपीरियंस करना, हमको सही सूचनादाता जो होते हैं उनको सेलेक्ट करना, एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछना, है ना, प्रॉपर क्वेश्चनिंग करना, और फिर जो घटनाएं हुई हैं उनके जो उनका डीप स्टडी करना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम ये बात करते हैं कि एक अन्वेषणात्मक जो शोध होता है उसके इंपॉर्टेंट काम क्या होते हैं। ठीक है, हमने अन्वेषणात्मक शोध क्या होता है वो पढ़ा, हमने ये देखा कि एक शोध सक्सेसफुल हो उसके लिए क्या जरूरी है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो ये एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है उसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, उसके फंक्शंस हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूर्व निर्धारित प्राकल्पनाओं का तात्कालिक दशाओं के संदर्भ में परीक्षण करना है। क्या करना है? पूर्व निर्धारित जो, ठीक है, पूर्व निर्धारित हमारी जो प्राकल्पनाएं हैं, है ना, कि पहले से ही हमने हाइपोथेसिस जो तैयार कर दी है, पहले से ही हमने हाइपोथेसिस तैयार करके रखी है, उनका पुरानी जो हाइपोथेसिस है उनसे हमको उनको एग्जामिन करना है। ठीक है, पहले हमने जो डिसाइड कर रखी है और अब जो तात्कालिक जो कंडीशंस है हमारी उसके एस्पेक्ट में उनको हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो सामाजिक समस्याएं होती है उसकी ओर शोधकर्ता का ध्यान आकर्षित करना, कि इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, शोधकर्ता का ध्यान उस ओर जाना चाहिए कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि अनुसंधान के लिए क्या होना चाहिए, नवीन जो प्राकल्पनाएं होती है, नई जो हाइपोथेसिस होती है उनको डेवलप करना। इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करना है, हमको नई हाइपोथेसिस डेवलप करना। फिर हम ये देखते हैं कि अंतर्दृष्टि प्रेरक जो घटनाएं होती है उनका विश्लेषण करना, कौन सी जो इनसाइट स्टिमुलेटिंग केसेस जो होते हैं उनको एनालाइज करना और स्टडी के लिए नए क्षेत्र जो होते हैं उनको विकसित करना। क्या करना? नए क्षेत्रों को विकसित करना। उसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्न जो अलग अलग जो शोध पद्धतियां होती है ना, जो रिसर्च मेथड होते हैं, उनको यूज करना और उनकी उपयुक्तता की जो संभावना होती है, उनकी एक्यूरेसी जो होती है, उसका लेवल पता लगाना। फिर एक जो रिसर्च काम होता है ना, रिसर्च वर्क जो होता है वो अश्योरिटी वाला हो, इसके लिए स्टार्टिंग से ही उसके बेसिक्स तैयार करना, उसकी आधारशिला तैयार करना। फिर जो विज्ञान है उसकी सीमाओं का विस्तार करके उस क्षेत्र को विकसित करना। मतलब क्या है कि विज्ञान की सीमाओं का विस्तार करना और वो जो क्षेत्र है उसको और डेवलप करना। फिर हम ये देखते हैं कि अध्ययन क्षेत्र जो होते हैं उनके स्टडी के लिए, है ना, अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना और शोध को प्रेरित करना। क्या करना? जो महत्वपूर्ण विषय है उन पे ध्यान केंद्रित करना। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि महत्वपूर्ण जो भी विषय है, इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट है ना, उस पे क्या करना? ध्यान आकर्षित करना। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये भी उसका एक काम होता है कि हमारे जितने भी हमारी स्टडी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम कंसंट्रेशन रखें और जो शोधकर्ता होता है उसको इस बात के लिए मोटिवेट करें। फिर हम ये देखते हैं कि शोध कार्य जो होता है, हमारा रिसर्च वर्क जो होता है, उससे रिलेटेड जो अनिश्चितता की स्थिति होती है उसको दूर करना और उसे निश्चित स्वरूप प्रदान करना। फिर एक काम क्या है कि
निश्चित स्वरूप प्रदान करना। अब किसे निश्चित स्वरूप प्रदान करना है? शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर करने के लिए। शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता होती है, उसकी स्थिति को दूर करने के लिए क्या करना है? निश्चित उसे स्वरूप प्रदान करना होता है। ओके, तो हम ये इसमें कह सकते हैं कि ये जो अन्वेषणात्मक शोध होता है, ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है, उसके ये जितने भी काम हमने देखे, चाहे हम बात करें कि जो प्राकल्पनाएं हैं उनकी तात्कालिक दशाओं का परीक्षण करना, या शोधकर्ता का ध्यान आकर्षित करना, या नई प्राकल्पनाएं विकसित करना, है ना, नई हाइपोथेसिस डेवलप करना, या नए एरियाज जो है उनको डेवलप करना, या बेस तैयार करना, या जो एरिया होते हैं उनको डेवलप करना, है ना, जो रिसर्चर होता है उसको मोटिवेट करना। ठीक है, तो ये सारे जो काम होते हैं ये इससे क्लियर हो रहे हैं, और इससे क्या होता है? इससे जो शोध काम होता है, जो रिसर्च वर्क होता है, उसको आधार मिलता है, जो एक सक्सेसफुल शोध के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये इसी बात से क्लियर हो जाता है कि हम अगर ये कहते हैं कि जो अन्वेषणात्मक अनुसंधान होता है या शोध होता है उसको एक्सपीरियंस से हम प्राप्त करें, उसके लिए क्या जरूरी है कि हम एक शोध जो होता है उसके अनुभव को अच्छी तरीके से लेने के लिए ये जरूरी है कि बहुत ज्यादा निश्चित रूप से क्या की जाए? प्राकल्पनाएं जो होती है उनके निर्माण में सहयोग किया जाए, उनको बनाने में हेल्प की जाए। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो हाइपोथेसिस के टाइप्स होते हैं उनको देखा था। हमने 7 टाइप्स को देखा। उसके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन किसका देखा? जो एक्सप्लोरेटरी, जो फॉर्मुलेटिव रिसर्च होता है ना, जो अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध होता है उसको देखा, उसके हमने काम देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अदर टाइप्स हैं, है ना, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल, और उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।